देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती। ठीक है, जो भर्तियाँ निकलती है सुने हो ना, बस वो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बारे में जो भर्ती निकलती है। तो अब देखो इसके नीचे दिया हुआ डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या मतलब होता है रिक्रूटमेंट का? रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, मतलब वो जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हम सर्च करते हैं, खोजते हैं, भर्ती के द्वारा ही तो खोजते हैं भाई, और स्टिमुलेट करते हैं उनको ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ का कॉलेज है, अब इनको क्या चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, तो ये क्या करेगा, खोजेगा ना नर्सिंग स्टाफ को, ऐसे किसी को भी थोड़े ना भर लेगा। तो तो वो उसके लिए जो वैकेंसीज़ को निकाल रहा है ना, इस समय 1276 वैकेंसी आ रही है, उसे जो निकाल रहा है यही तो भर्ती है, बस उसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये डेफिनेशन दी थी किसने? एडविन बी फ्लिपो ने। ठीक है, या तो ये डेफिनेशन याद कर लो, या फिर मैनेजमेंट की बुक का डेफिनेशन है, इसको याद कर लो। ठीक है, डेफिनेशन है कि आइडेंटिफाई, ये क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग आर्ट होता है, प्रोसेस ऑफ स्टार्ट, या तो इसको तुम डेफिनेशन याद कर लो, मतलब जो इजी लगे। ठीक है, बट जो ये पहले वाली डेफिनेशन है जो एडविन बी फ्लिपो ने दिया था, ये मार्क्स गेन करेगा क्योंकि इसमें राइटर का नाम दिया है। फिर इंटेंशन और इम्पॉर्टेंस क्या होती है रिक्रूटमेंट की, भाई मतलब इंटेंशन क्या है उसकी, और ज़रूरत क्या है रिक्रूटमेंट की, भर्ती की। तो देखो इससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट से हम राइट कैंडिडेट को हायर करते हैं। अब देखो हमारे पास कोई काम करवाना है, जैसे नर्सिंग का ही कोई काम कराना है, हम किसी को तो नहीं भर लेंगे ना, उसके लिए हमें राइट कैंडिडेट चाहिए जो वो उस काम को बेटर तरीके से क्या कर सके। फिर उसके बाद है सिलेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशन, जिसको सोसाइटी भी क्या कर सके, मतलब कोई क्लेम ना लगा सके। अब हम क्रिमिनल को भर्ती नहीं कर लेंगे ना, जो जेल जा चुका है उसे तो भर्ती नहीं कर लेंगे, इसलिए सुना है ना, जिनको FIR हुआ रहता है या पुलिस केस पहले होता है उनको सरकारी जॉब नहीं मिलती है। तो ये वही चीज़ कह रहा है। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंट जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट, देखो अगर किसी के बीच कॉम्पिटिशन है ना, तो उसके पास स्किल ज़्यादा होगी, नॉलेज ज़्यादा होगी। फिर आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंस स्टेटस ऑफ डिफरेंट रिक्रूटमेंट सोर्सेज एंड प्रोसीजर टू फाइंड द राइट कैंडिडेट। सेम चीज़ कह रहा है, हेल्पिंग द प्रिवेंशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट विद दोज विद बिलो पर क्वालिफिकेशन। अब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट से, मतलब भर्ती से हम क्या करते हैं, उनको अलग कर सकते हैं जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और जो कम क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट की वजह से। एनालाइज टू नीड द रिक्रूटमेंट कैंडिडेट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, वही भर्ती से क्या करते हैं, जो हमारे पास कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट की जो ज़रूरत है उसको एनालिसिस करते हैं कि भविष्य में कितने मतलब कितने एम्प्लॉय की हमको या कैंडिडेट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, हैंडलिंग ए ग्रुप ऑफ कैंडिडेट एट लो एक्सपेंडिचर अचीव द इंस्टीट्यूशनल गोल ऑफ। अब देखो जो भी क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो अपना गोल अचीव करना है ना, कि मतलब उसको अपना गोल अचीव करना है, तो वो क्या करेगा, गोल अचीव करने के लिए भाई लोग होने चाहिए, है ना। तो उन्हीं लोगों को, अब लोग कहाँ से आएंगे, तो भर्ती करके ही लोगों को लाएंगे ना। तो ये इसीलिए क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ना। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट 3 तरह से होता है, प्लान्ड होता है, एंटिसिपेटेड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। प्लान्ड मतलब जैसे अभी निकला है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ निकलता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होती है, बैठ के आराम से डिसीजन लिया जाता है। रिटायरमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है हर डिपार्टमेंट से। जैसे मान लो अब हमारे कॉलेज में है 12 डिपार्टमेंट है ना, 12 डिपार्टमेंट में हमें नर्सिंग की वैकेंसी निकलवानी है यहाँ पे, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, क्या करेगा वो 12 डिपार्टमेंट से हर जगह से मंगवाएगा कि कहाँ पे कितने पोस्ट की रिक्वायरमेंट है ना। फिर उसके बाद अब उसको पता चल गया इतनी जगह रिक्वायरमेंट है नर्सेस की। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सोचेगा ये सैलरी रखेंगे, मतलब ये कुछ क्राइटेरिया सेट करेगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, वैकेंसी को निकाल देगा, मतलब तो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा। अच्छा, एंटिसिपेटेड अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट में कोई बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब जो भर्ती निकलती है। जैसे कोविड के टाइम पे मेडिकल स्टाफ की भर्तियाँ निकली थी बहुत ज़्यादा, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इन्वायरमेंट ऐसा, नीड बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, तब बहुत भर्ती निकली थी। जैसे डिजास्टर के टाइम पे कहीं डिजास्टर आ गया, तब जल्दी भर्ती निकल रही है कि भाई यहाँ केयर देने की ज़रूरत है। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड में क्या है कि इस अनएक्सपेक्टेड में जैसे कि अब जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ है
193 लोग क्या किए, अपनी सीट छोड़ के चले गए, है ना। तो जो वैकेंसी थी वो खाली हो गई। अब उसको भरने के लिए फिर से क्या किया गया, फिर वैकेंसी निकाली गई, जैसे पीजीआई में हुआ। जो लोग छोड़ के चले गए 200 समथिंग वैकेंसी निकली। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या किए, जो भर्ती थी, जो उनकी जगह थी, उसे छोड़ के वो चले गए, तो जगह खाली हो गई। लेकिन यूनिवर्सिटी को तो उसको भरना है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसने क्या किया, अभी 293 कुछ वैकेंसी निकाली है ना, वो तो उसी को क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड। सोचा नहीं था ना कि वैकेंसी निकलेगी, तो या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया किसी ने, मतलब रिटायरमेंट जब उसका होना था तब नहीं लिया, पहले ही ले लिया, तो वो भी जगह खाली हो गई। फिर उसके बाद किसी की सडनली डेथ हो गई, या कोई हेल्थ इलनेस हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, तब उसके लिए जो भर्ती निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड। तो रिक्रूटमेंट कितने टाइप के होते हैं, 3, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड और हाँ, ठीक है। फैक्टर जो कि रिक्रूटमेंट मतलब भर्तियों को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो भर्ती को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, है ना। जैसे साइज ऑफ बिजनेस, अब भाई कितना बड़ा तुम्हारा बिजनेस है, उसी हिसाब से तो लोग चाहिए। अब मान लो कि तुमको 1 किलोमीटर की रोड बनानी है तो कम लोग चाहिए ना, लेकिन अब तुमको 100 किलोमीटर की रोड बनानी है तो बहुत सारे लोग चाहिए। तो साइज ऑफ बिजनेस भी तो मतलब मायने रखता है ना भर्ती के लिए, तो उसी हिसाब से भर्ती होगी। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन लोकेलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, वही एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसी है, लोकेलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, अब कहाँ पे भर्ती निकली है। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि भर्तियाँ बहुत सारी निकलती है, जैसे CHO हो गई, गांव पे बहुत सारी भर्ती निकलती है, लोग नहीं जाते हैं, तो लोकेलिटी भी तो मायने रखती है, भर्ती कहाँ पे निकली है, गांव पे लोग नहीं ज़्यादा जाना चाहते हैं। पास्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसने जो भर्ती निकाली है वहाँ पे पॉलिसी क्या है, ठीक है, और पॉलिसी क्या है और वहाँ पे वर्कर कैसे हैं। अब जैसे पॉलिसी, जैसे मान लो कि पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर कोई अदर चीज़ है ना, मतलब उसके काम को लेके, तो ये भी तो रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटिंग पॉलिसी जो होती है ये भी मायने रखती है। वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, अब भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट है तो फिर लोग नहीं काम करना चाहेंगे ना, नहीं फॉर्म भरना चाहेंगे। तो और कॉम्पनसेशन पैकेज, कितना पैसा मिल रहा है, ये सब भी तो मायने रखता है। अब एक जगह ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एक जगह कम मिल रहा है, और सेम जगह काम है, तो जाहिर सी बात है इंसान तो वहीं जाएगा ना जहाँ पे काम कम है और पैसा ज़्यादा है। तो कंपनसेशन पैकेज भी मायने रखता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर, कल्चरल, लीगल एंड इकोनॉमिक। अब देखो जो मान लो कोई हॉस्पिटल है, नया बना है, तो उसकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो लोग उसी हिसाब से, जैसे अब देखो कल्याण सिंह वाला था तो लोगों ने सोचा इसमें हो जाता तो अच्छा था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमोशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी नया बना है ना हॉस्पिटल, तो ये चीज़ भी मायने रखता है कि उस संस्था की ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। और फिर कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, अब देखो क्या होता है, भर्ती के भी पैसे लगते हैं ना, फॉर्म, जैसे फॉर्म हम भरते हैं, अब भाई 3000 का फॉर्म भर दिया तो जो जिसका लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो तो नहीं भरेगा ना, बहुत सोच समझ के भरेगा। तो ये सब चीज़ें भी भर्ती के लिए क्या होती है, मायने रखती हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसको, रिक्रूटमेंट को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को ऐसे याद करो, टी रिप्लेस्ड थे से, ठीक है। टी मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आर मतलब रिकमेंडेशन, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ई। फिर पी मतलब प्रमोशन, एल मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ए मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सी मतलब कैजुअल कॉलर, डी मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये तुम्हारा क्या है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। और ई एक छूट गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। ट्रांसफ़र, प्रमोशनल, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिकमेंडेशन, कैजुअल कॉलर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे मान लो कि पोस्ट वही रहेगी, ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र कहीं एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। जैसे RML से ट्रांसफ़र करवा लिया कहाँ पे, KGMC, ठीक है। तो लेकिन नर्सिंग का पोस्ट तो वही है, ठीक है, ऑफिसर वहाँ पे, ऑफिसर यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र डिनोट दैट चेंजिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अदर विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की सब कुछ वही रहेगी, ठीक है। बस क्या हो गया, जगह चेंज हो गई, तो ये क्या था, ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा फिर ये क्या है, ट्रांसफ़र हो गया। या फिर क्या हुआ, अब जैसे हमारे यहाँ 12 डिपार्टमेंट है ना। अब मान लो कि एक डिपार्टमेंट में स्टाफ है ज़्यादा और एक डिपार्टमेंट में स्टाफ कम है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि इस डिपार्टमेंट से जहाँ पे कम था वहाँ पे क्या हुआ, नर्सिंग ऑफिसर को भेज दिया गया।
तो ये भी एक ट्रांसफ़र है, डिपार्टमेंट में भी अगर ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। फिर प्रमोशन तो सुना ही है ना, प्रमोट हो जाना, है ना। तो अपनी जो लेवल था वो हायर हो जाता है ना, बढ़ जाता है, हायर हो जाता है। तो ये भी एक तरह का तो रिक्रूटमेंट है, भर्ती ही है, तो उसको भर्ती कर लिया गया हायर लेवल पे। एडवर्टाइजमेंट जैसे हम देखते हैं ना न्यूज़पेपर और इन सब में इश्तिहार निकलता है ना। हाँ, इश्तिहार निकलता है कि इतनी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल कि इतनी वैकेंसी यहाँ पे इस हॉस्पिटल से या इस जगह से, ठीक है, इस बैंक से, मतलब बहुत सारी भर्तियाँ निकलती है। तो एडवर्टाइज, फिर लोग उसको पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, है ना, ड्यू डेट तक। तो ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ऐसी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करती हैं पूरी कंट्री में, जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं, तुम्हारा ये क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती हैं पूरा करके। अब क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये चीज़ तो सुना ही है ना कि कई बार जहाँ जो पढ़ता है उसका प्लेसमेंट वहीं पे हो जाता है ना, ऐसे करके भी होता है। फिर रिकमेंडेशन, पता ही है, वो रिलेटिव होता है या कोई होता है, उसने बोल दिया कि मतलब रिकमेंड कर देता है कि इसको जॉब दे दो, मेरा ये जानने वाला है, इसको ये नॉलेज है। तो ये भी एक तरह का रिक्रूटमेंट का मेथड होता है। कैजुअल कॉलर, ऐसे सुना है ना, कभी कभी क्या होता है, कॉल कर दिया जाता है ना, तो वो कैजुअल कॉलर से भी हम भर्ती कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो निकला रहता है ना, सीधी भर्ती, तो सीधी भर्ती यही होती है, क्या है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है, उसको पढ़ के फिर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जॉब के लिए अपील कर देते हैं। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वही है कि क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हमको बहुत सारे लोग चाहिए, है ना, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो जैसे ठेकादारी में क्या होता है, जैसे हमको भी घर बनवाना है, सडनली हमें बहुत सारे लोग चाहिए, तो हम ढूंढने तो नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट उस ठेके वाले से कांटेक्ट करेंगे और ठेके वाले का कॉन्ट्रैक्ट लेबर से होगा, तो वो तुरंत ला के हमको लेबर दे देगा, तो वो क्या है, तुम्हारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो तुम्हारा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया, टी रिप्लेस से याद रखना है, ठीक है। क्या क्या है, ट्रांसफ़र, आर से क्या हो जाएगा, रिकमेंडेशन, ई से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, पी से प्रमोशन, एल से लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ए से एडवर्टाइजमेंट, सी से कैजुअल कॉलर, ई से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। फिर अगला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब अब भर्ती करने की भाई प्रक्रिया क्या है, कैसे होगा। तो रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस होती है जिससे हम वही जो डेफिनेशन था वही चीज़ है, हम क्या करते हैं, टैलेंटेड लोगों को सर्च करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब भर्ती कर लेते हैं। तो इसके स्टेप 10 होते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट को, ठीक है, कि कितनी जॉब चाहिए, है ना, उतनी तो भर्ती निकलेगी। प्रिपेयर करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, फिर एडवर्टाइज करेंगे कि इतनी वैकेंट पोजीशन है, फिर अट्रैक्ट करेंगे कैंडिडेट को जिससे वो जॉब के लिए क्या करे, अप्लाई करे, फिर मैनेज करेंगे एप्लीकेशंस को, उसके बाद स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशन, मतलब स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आए हैं उनको ध्यान से देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे ना, जो उसमें क्वालिफाई नहीं होगा, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, उसको निकाल दिया जाता है ना, बोलते हैं फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट करेंगे, अरेंज करेंगे इंटरव्यू को, फिर कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू को, उसके बाद फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे डिसीजन लेके, ठीक है। तो आइडेंटिफाई जॉब रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे, अब देखो जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे क्या है, हर डिपार्टमेंट से इसने बोल दिया कि भाई कितने कितने कहाँ पे ज़रूरत है नर्सिंग स्टाफ की, है ना। तो वो क्या करेगा, वहाँ से रिसीव कर लिया उसने रिक्विजिशन, हाँ, कि इतने इतने लोगों की ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो पहले देखेगा पोस्ट कौन सी है, वैकेंसी कितनी है, ड्यूटी क्या परफॉर्म करनी है, और इस चीज़ के लिए क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जॉब रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर प्रिपेयर किया, देखो प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब देखो जो वैकेंसी निकली है उसके लिए जैसे देखा होगा ना, लिखते हैं ये एज लिमिट चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और ये तुम्हारे कागज़ और ये सारी चीज़ें हैं ना, और क्वालिफ़िकेशन, जॉब में स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, यही सब उसके बारे में, मतलब पूरे जॉब के बारे में पूरा इसमें क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग दी वैकेंट पोजीशन, फिर वही नोटिफिकेशन भेज देंगे कि इतनी वैकेंसी खाली है, या फिर एडवर्टाइज़ कर देंगे, कहीं जनरल वनरल में निकाल देंगे, न्यूज़पेपर में निकाल देंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइज़ कर देंगे मतलब प्रचार कर देंगे तुम्हारे यहाँ इतनी पोजीशन खाली है।
अब उसके बाद क्या होगा, लोगों को पता चलेगा, कैंडिडेट्स फिर उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, और उनको गाइडेंस दिया जाएगा, कैंडिडेट को असिस्ट किया जाएगा कि कैसे कैसे जॉब, मतलब कैसे कैसे तुमको अप्लाई करना है फॉर्म को। फिर अरेंज दी नहीं, फिर क्या है, मैनेजिंग एप्लीकेशन। अब देखो सारे फॉर्म तुम्हारे पड़ गए, एप्लीकेशन पड़ गए, उनको क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशन, सारे जो स्क्रूटनी कमेटी होती है वो एनालिसिस करेगी एप्लीकेशंस को, और जो क्राइटेरिया सेट किया गया था उस पर जो फॉलो होंगे उनको रखा जाएगा, वरना क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है ना फॉर्म को। फिर शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट को, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि ये एलिजिबल कैंडिडेट है, और जो स्क्रूटनी कमेटी है वो एलिजिबल कैंडिडेट की एक लिस्ट निकालेगी। तो जो जिनका नाम होगा उस लिस्ट में वो क्या करेंगे, फिर वही तो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो इंटरव्यू के आने के पहले जो कमेटी है वो क्या करेगी, इंटरव्यू को अरेंज करेगी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके हिसाब से। फिर उसके बाद क्या होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू फाइनलाइज करेगी, इन्फॉर्म करेगी कैंडिडेट को कि इस दिन तुम्हारा क्या है, इंटरव्यू है। फिर इंटरव्यू को कंडक्ट करेगी और डिसीजन लेगी कि भाई ये इस लायक है कि नहीं है ना, बिल्कुल यूपीएससी का एग्जाम सोच लो, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर उसके बाद क्या, कंडक्टिंग द इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ले लेगी। फिर उसको क्या होगी, जो सिलेक्शन के लायक होगा उसको सिलेक्ट कर लेगी। तो ये क्या था, हमारा प्रोसेस था किसका, रिक्रूटमेंट का, ठीक है। कैसे भर्ती करते हो, तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग जॉब रिक्वायरमेंट, प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, एडवर्टाइजिंग द वैकेंट पोजीशन, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब, मैनेजिंग एप्लीकेशन, स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। फिर उसके बाद क्या है, अरेंज इंटरव्यू, फिर कंडक्ट इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर इम्पोर्टेंस क्या है रिक्रूटमेंट का नर्सिंग में, बस एकदम समझने वाली बात है, सोच के भी लिख सकते हो। एड्रेसिंग नर्सिंग शॉर्टेज, ठीक है, जैसी बात है यार, नर्सिंग की डिमांड, मतलब नर्सिंग की वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि स्टाफ अभी कम है, तो हम भर्ती ज़्यादा करेंगे, है ना। भर्ती ज़्यादा करेंगे तो जो हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, है ना, और एडिक्वेट स्टाफ होंगे तो क्वालिटी केयर मिलेगी पेशेंट को। फिर इम्प्रूविंग पेशेंट केयर हो जाएगा। इम्प्रूविंग पेशेंट केयर में जैसी बात है, नर्स ज़्यादा होंगी, और सबसे बड़ी बात रिक्रूटमेंट से हम स्किल्ड नर्स को लेंगे, है ना भाई, बाकायदा एग्ज़ाम करा के, इंटरव्यू करा के अगर हम नर्स को ले रहे हैं तो स्किल्ड होगी, टैलेंटेड होगी, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेगी, तो उससे क्या होगा, पेशेंट केयर इम्प्रूव होगा। तो पहला क्या होगा, एड्रेसिंग नर्सिंग शॉर्टेज, जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो जाएगी नर्सिंग की, इम्प्रूव होगा पेशेंट का केयर जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। रिड्यूसिंग बर्नआउट, अब क्या होता है भाई, 10 लोगों पे 40 लोगों पे एक नर्स होगी तो क्या होगा, है ना, केयर तो अच्छी नहीं मिल पाएगी, और नर्स ऊपर से खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। जॉब डिससेटिस्फिकेशन होगा, मतलब उसको भाई अपनी जॉब से खुशी नहीं रहेगी ना, तो उसकी वजह से फिर स्ट्रेस होगा नर्स को खुद ही, तो वो जब खुद ही परेशान होगी तो वो क्या ही केयर करेगी। तो अगर रिक्रूटमेंट होगा तो इससे भी जो है, जो नर्स और पेशेंट का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, है ना। फिर मीटिंग रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट, पता है हेडिंग ज़्यादातर याद कर लो, ठीक है। अब देखो, रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी मस्ट कंप्लाई विद स्टाफिंग रेगुलेशन, मेंटेनिंग देयर लाइसेंस एंड एक्रेडिटेशन, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट इंश्योर दैट दीज स्टैंडर्ड मिट। अब जैसी बात है भाई, जब हम एनओ की मान लो भर्ती निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वही लोग तो आएंगे जो रजिस्टर्ड नर्स हैं, और स्टैंडर्ड जो सेट है क्राइटेरिया उसको भी फुलफिल करेंगे, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी मीट होगा, पूरा होगा। सपोर्टिंग स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद प्रमोटिंग इनोवेशन, वही रिसर्च जो है, इनोवेशंस जो होगा, मतलब वही नए जो टैलेंटेड लोग होंगे उनकी भर्तियाँ ज़्यादा होंगी, ऐसे लोग ज़्यादा आएंगे तो जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा शॉर्ट नोट में पूछता है, या तो शॉर्ट नोट में अलग से पूछ लेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, 5 मार्क्स में, और नहीं तो पूरा रिक्रूटमेंट पूछेगा 5 मार्क्स में, ठीक है। तो ऐसे करके हेडिंग सबसे पहले याद कर लेना। पहले क्या था, डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद इंटेंशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, फैक्टर डिटरमाइनिंग रिक्रूटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, उसमें भी हमारे 10 हेडिंग थे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट इन नर्सिंग, पहला एड्रेसिंग नर्सिंग शॉर्टेज,
मतलब जो शॉर्टेज है वो कम हो जाएगी, पेशेंट केयर इम्प्रूव हो जाएगी, जो रेशियो होगा नर्स और पेशेंट का वो बैलेंस हो जाएगा, रिड्यूसिंग बर्नआउट, मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सपोर्टिंग स्पेशलाइजेशन, प्रमोटिंग इनोवेशन। ठीक है।